नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो मनोविज्ञान का एक टॉपिक है, व्यक्तित्व, जिसके बारे में अक्सर रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बारे में आज हम इसके अर्थ, परिभाषा एवं इसके प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे आप वीडियो को देखें तो आप अपनी पेन एवं नोटबुक साथ में रखिए, जिससे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते रहें। तो आज हम व्यक्तित्व के अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के ज़रिए से आप हमें बताइए और हम उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में अगर हम जानें तो व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूप है, जो कि रोमन शब्द पर्सोना, रोमन नहीं, लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब। तो प्राचीन काल में क्या होता था, जैसे पहले कोई नाटक कराए जाते थे और नाटकों में एक नकली वेशभूषा धारण की जाती थी और उस नकली वेशभूषा धारण करने वाले व्यक्ति को उसी नाम से संबोधित किया जाता था। तो उसकी पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व का भी उसी के रूप में वो जाना जाता था। तो यूनान में जैसे पहले नाटक करते थे और अभिनेता भी ऐसे ही मुखौटे पहनते थे और जैसे नकाब मुखौटा पहनते थे, उन्हें ही पर्सोना कहा जाता था। और यही पर्सोना शब्द बदलते बदलते हमारे व्यक्तित्व का इसने रूप ले लिया, अर्थात व्यक्तित्व के रूप में जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से हमारे जो इसका अर्थ अगर देखते हैं तो ये इंग्लिश शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूप है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तित्व, और यह लैटिन भाषा पर्सोना से बना है, जिसका पर्सोना का अर्थ क्या होता है, नकाब या मुखौटा। तो इसके मनोविज्ञान दृष्टिकोण के साथ व्यक्तित्व की हम परिभाषाओं को देखेंगे। अगले नोट डाल के लिखना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यक्तित्व की परिभाषाएं। तो सबसे पहले परिभाषा जो देने वाले हैं वो वुडवर्थ हैं। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतः क्रिया का नाम है। तो इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के साथ सामंजस्य करने की प्रक्रिया ही व्यक्तित्व है। अर्थात हम जिस परिस्थिति या जिस वातावरण में रहते हैं और हमारा वंशानुक्रम, दोनों का जो सामंजस्य बिठाया जाता है वो ही व्यक्तित्व है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा है ऑलपोर्ट ने जो दी है, वो है व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। अर्थात उन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व उन गुणों या मनोदैहिक गुणों का एक संगठन है जो हमारे वातावरण के साथ समायोजित स्थापित करता है। अर्थात पहले वुडवर्थ ने बताया है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही मेल उन्होंने बताया है, लेकिन ऑलपोर्ट ने अपने वातावरण एवं समायोजन, अर्थात हम जिस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं वो ही समायोजन, वो ही व्यक्तित्व इन्होंने बताया है। तीसरी परिभाषा इन्होंने वैलेंटाइन ने दी है। इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अर्थात हम कोई भी प्रवृत्ति, जैसे कोई भी नैतिक मूल्य हम सीखते हैं और कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो कि हम जन्म से ही हमारे साथ आते हैं, तो उन दोनों का हम प्रवृत्ति जो सामंजस्य करते हैं वो ही हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। बोरिंग के अनुसार
वातावरण के साथ सामान्य तथा स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इन्होंने बताया है कि वातावरण के साथ हम कोई भी अपना समायोजन, देखिए सभी परिभाषाएं हम अगर एक साथ रूप से अगर देखते हैं तो लगभग लगभग सभी ने एक जैसी ही बात बोली है। सभी वातावरण के साथ अपना सामंजस्य करने की बोल रहे हैं और अपना समायोजन वातावरण के साथ जो करने की प्रक्रिया है वही व्यक्तित्व इन्होंने बताया है। इसी प्रकार मन के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार के तरीकों, रुचियों, अभिवृत्तियों का विशिष्ट अंग है। तो इन्होंने मन ने थोड़ी सी अलग परिभाषा दी है। इन्होंने बताया कि हमारे व्यवहार का जो तौर तरीका होता है, हमारी जो रुचि होती है, अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति के बारे में मैंने कल आपको विस्तार से बताया था, जो कि हम लेसन प्लान के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारी जो कार्य करने की प्रवृत्ति होती है वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये परिभाषाएं इन्होंने दी हैं। और एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड की परिभाषा लिखना आगे। गिलफोर्ड ने परिभाषा दी है व्यक्तित्वशील गुणों का एक समन्वित पैटर्न है। अर्थात हमारा जो मुख्य रूप से जो गुण होते हैं उनका एक संगठित रूप ही इन्होंने व्यक्तित्व माना है। अब इसके बाद देखिए अगली हेडिंग डाल के लिखना अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं। अच्छे व्यक्तित्व की जैसे सबसे पहली विशेषता है आत्मचेतना। आत्मचेतना का मीन्स है कि अपने आप को जागरूक बनाए रखना, अपने आप को विश्वसनीय बनाए रखना, अपने आप पर विश्वास रखना और अपने आप को नवीन परिस्थितियों में हमेशा सचेत रखते हुए रखना। दूसरा है सामाजिकता। सामाजिकता में समाज में लोकप्रियता होनी चाहिए। अर्थात हमारी जो व्यक्तित्व है वो ऐसा होना चाहिए जो कि सभी को पसंद करने वाला होना चाहिए और समाज में सभी को पसंद होने वाला हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर हमें अपने आप को समाज में इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व ज़्यादातर सभी समाज के लोगों को पसंद आए। इसके बाद गत्यात्मकता। अर्थात हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें लगातार परिवर्तन होते रहना चाहिए। अर्थात एक स्थिर रूप से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला है उत्तम समायोजन शक्ति। अर्थात हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे एक कहावत है कि जैसा देश वैसा वेश। अर्थात जैसा माहौल हमारा होता है हमें उसी माहौल के अकॉर्डिंग ही हमें ढलना चाहिए और अपना जो व्यक्तित्व है माहौल के अनुसार ही हमें प्रदर्शित करना चाहिए। अगला है विकास की निरंतरता। तो हमारा जो विकास होता है उसमें लगातार एक निरंतरता होती है और वो हमारे व्यक्तित्व के कारण ही होती है और एक अच्छे व्यक्तित्व में दृढ़ इच्छा शक्ति भी होती है। इसके बाद संवेगीय स्थिरता। जो हमारे संवेग होते हैं जैसे किसी से प्रेम करना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये सभी हमारे अच्छे व्यक्तित्व में या अच्छे व्यक्ति में एक संवेगीय स्थिरता होती है। अर्थात वो अपने संवेगों पर कंट्रोल करने वाला होता है, स्थिर बना रहता है, अपने भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेता, भावनाओं को नियंत्रित में रखने वाले व्यक्ति होता है। और महत्वाकांक्षी, हमेशा ही आगे बढ़ते रहने वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व होता है। इसके बाद
अब देखिए, अब इसके हम प्रकारों को अगर देखें, प्रकार, अगली हेडिंग डालिए, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकारों का सबसे जो पहले जो रूपरेखा तैयार की थी वो थे हिप्पोक्रेटिस। इन्होंने सबसे पहले लगभग 400 ईसा पूर्व में व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था। तो सबसे पहला रूप था, ये व्यक्तित्व का रूप था मंद एवं निष्क्रिय। दूसरा था काला पित्त, जिसके आगे ये इसकी विशेषताएं बताई हैं, उदासीन, निराशावादी, अर्थात पीला पित्त, इसकी विशेषताएं क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति। और चौथा रूप है रक्त, इसमें आशावादी, उल्लास से युक्त वाले व्यक्ति होते हैं। इसके बाद चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, वात प्रकार के व्यक्तित्व, पित्त प्रकार के व्यक्तित्व, कफ प्रकार के व्यक्तित्व। इसके बाद वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जैसे सतोगुणी में अगर हम इसे सत्वगुण के नाम से भी जानते हैं, इसमें सत्वगुण के अंतर्गत जैसे स्वच्छता आती है, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठा, अनासक्ति, विलग्नता, अनुशासन में रहने वाले आदि प्रकार के व्यक्तित्व सतोगुणी में आते हैं। इसके बाद रजोगुणी में इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत तीव्र क्रिया, इंद्रिय तृष्टि की इच्छा, असंतोष, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, भौतिकवादी मानसिकता वाले आदि प्रकार के व्यक्तित्व रजोगुणी में आते हैं। इसके बाद तमोगुणी या तमसगुणी भी इसको हम बोलते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मुख्य रूप से क्रोधी, घमंड करने वाले, अवसाद में रहने वाले, अर्थात हमेशा चिंतित या चिंता से ग्रस्त रहने वाले, आलसी, असहायता की भावना रखने वाले आदि प्रकार के व्यक्ति तमोगुणी में आते हैं। तो इस प्रकार के वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसके बाद अगला हमारा वर्गीकरण है शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो इसमें हमने सबसे पहले जो वर्गीकरण दिया है वो है क्रेस्टमर के अनुसार वर्गीकरण। इन्होंने अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में इसका अध्ययन किया है और मुख्य रूप से इनको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले जो भाग है वो है सुडोलकाय, इसे एथलेटिक प्रकार भी बोलते हैं। दूसरा है लंबाकार, तीसरा है गोलाकाय, चौथा है विशालकाय। अब देखिए इनको चारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है सुडोलकाय, जिसे हम एथलेटिक्स भी बोलते हैं। अगर इनकी विशेषताओं के बारे में हम जानें तो ये एक संतुलित शरीर एवं आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति होते हैं। इनमें फुर्तीलापन होता है, आशावादी होते हैं, समायोजित व्यक्ति होते हैं। इसके बाद दूसरा होता है लंबाकार एवं कृशकाय व्यक्ति। अब इसमें देखिए ये जो व्यक्ति होते हैं वो अत्यंत दुबले पतले और लंबे व्यक्ति होते हैं। ये अक्सर करके निराशा की भावनाओं से ग्रसित होते हैं, अपने जीवन से संबंधित, अपने व्यवसाय से संबंधित, अपने अनुभवों से संबंधित लगातार चिंतित रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति लंबाकाय, कृशकाय या व्यक्ति इनको बोलते हैं। और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो हैं गोलाकाय, स्थूलकाय, साइक्लोराइड। इस प्रकार के व्यक्ति मोटे होते हैं और हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, सभी के साथ मिलनसार वाले व्यक्ति होते हैं और ज़्यादातर इनका जो स्वभाव होता है वो सोने का होता है, अर्थात सोने के शौकीन होते हैं। इसके बाद विशालकाय,
जिस प्लास्टिक, इस प्रकार के व्यक्ति अपने जो नॉर्मल शरीर होता है, शारीरिक संरचना होती है, उससे कहीं अधिक विकसित व्यक्ति होते हैं। अब इसके बाद अगला जो प्रकार है वो शेल्डन ने दिया था। शेल्डन ने मुख्य रूप से अपने जो व्यक्तित्व के प्रकारों को 3 भागों में बांटा है। ये सबसे पहले लंबाकृति, दूसरा है आयताकृति, तीसरा है गोलाकृति। इनको हम एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक एवं एक्टोमॉर्फिक के नाम से भी जानते हैं। अब इनकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे एंडोमॉर्फिक लंबा कोमल गोलाकार है। अगर लंबाकृति एंडोमॉर्फी को अगर हम देखें तो इसमें कमजोर व्यक्ति होते हैं। ये कमजोर व्यक्ति होते हैं, दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति होते हैं तथा पूर्ण रूप से इनका शारीरिक संरचना विकसित नहीं होता और अविकसित सीने वाले व्यक्ति होते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की जो गुण हैं उनमें निराशावादी के गुण पाए जाते हैं, असामाजिक गुण पाए जाते हैं, एकांत प्रिय एवं चिड़चिड़ा स्वभाव वाले गुण इनमें पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम आयताकार व्यक्ति के बारे में हम जानें, जैसे आयताकार व्यक्ति कैसे होते हैं, इनकी शारीरिक रूप से संतुलित व्यक्ति होते हैं, अच्छा इनका स्वास्थ्य होता है, फुर्तीला बदन होता है। एक प्रकार से जैसे हमने पिछला जो क्रेस्टमर का वर्गीकरण देखा है उसी प्रकार से इनका भी इसी प्रकार से व्यक्तित्व होता है। और इनका गुणों को अगर इस प्रकार के व्यक्तित्व के गुणों को अगर हम देखें तो इसमें इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो साहसी, निडर, आशावादी तथा कर्मठ व्यक्ति होते हैं। इसके बाद गोलाकृति एंडोमॉर्फी प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो शक्तिहीन व्यक्ति होते हैं, मोटे तथा कोमल शरीर वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे क्रेस्टमर का हमारा पिकनिक प्रकार का जो व्यक्तित्व था उस प्रकार के ये व्यक्ति होते हैं। अतः इनकी अगर गुणों की अगर हम बात करें तो आराम तलब, सामाजिक एवं स्नेहशील गुणों वाले ये व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो शेल्डन का वर्गीकरण है इस प्रकार से इन्होंने दिया है। तो इन्होंने 3 प्रमुख जो वर्गीकरण है कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। लंबाकृति एंडोमॉर्फी, आयताकृति मेसोमॉर्फी, गोलाकृति एंडोमॉर्फी। अब देखिए इसके बाद समाजशास्त्रीय आधार पर भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। और जो समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो थे स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर मुख्य रूप से व्यक्तित्व का वर्गीकरण 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला सैद्धांतिक व्यक्तित्व माना है इन्होंने। सैद्धांतिक व्यक्तित्व में व्यक्तियों को जैसे पत्रकार है, लेखक, दार्शनिक, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो सिद्धांतों पर अपना कार्य करने वाले होते हैं तथा इनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, सिद्धांतों को महत्व देते हैं, कुछ कष्ट सहकर भी अपने आदर्शों का पालन करते हैं। तथा और इस प्रकार के व्यक्ति प्रमुख अगर देखा जाए तो अव्यवहारिक होते हैं, अर्थात अपने सिद्धांतों पर ज़्यादा बल देने वाले होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व में आर्थिक प्रकार के व्यक्ति आते हैं जिसमें व्यापारी वर्ग होता है, दुकानदार होते हैं, उद्योगपति होते हैं। तो इस वर्ग में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं, धन को अधिक महत्व देते हैं और अपने धन के अर्जन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति अगर देखा जाए तो व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं। देखिए ये व्यवहारिक नहीं हो रहे, ये व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं। अब तीसरे प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो है सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व में जैसे अध्यापक,
सामाजिक कार्यकर्ता, नेता आदि। इस प्रकार के व्यक्तित्व में अगर देखें तो हम समाज एवं सामाजिक संबंधों को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति होते हैं, परोपकारी, त्यागी एवं दयालु व्यक्ति होते हैं, समाज सेवक एवं समाज सुधारक होते हैं। इस श्रेणी में के अंतर्गत बहुत अधिक व्यवहार कुशल व्यक्तियों को रखा जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व में कौन से व्यक्ति होते हैं? बहुत अधिक व्यवहार कुशल। अब देखिए अगला है राजनैतिक व्यक्तित्व। राजनैतिक व्यक्तित्व में जैसे नेता लोगों को रखा जाता है। इस श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो राजसत्ता से जुड़े होते हैं, राजकार्य में रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक दांव पेच में बड़े ही माहिर होते हैं। अब देखिए मैंने आपको ऊपर भी नेता बताया था, मैंने आपको यहाँ भी नेता बताया है, लेकिन ये राजकार्य से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं और राजनीति में जैसे दांव पेच खेलने वाले होते हैं, उन प्रकार के व्यक्तियों को राजनीतिक व्यक्तित्व में रखा जाता है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता में एक दूसरे के सहयोग के अनुसार कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमारे सामाजिक नेता होते हैं। तो दोनों ही नेताओं में फर्क है। इसके बाद धार्मिक व्यक्तित्व। धार्मिक व्यक्तित्व में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करने वाले होते हैं, देवीय प्रकोप से डरते हैं और हमेशा अपने आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करने वाले होते हैं। और उन व्यक्तियों में कौन से होते हैं आते हैं? संत महात्मा। इसके बाद अगला जो व्यक्तित्व इन्होंने बताया है वो है सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व में जैसे कलाकार हुए, अभिनेता हुए, चित्रकार हुए, मूर्तिकार हुए। ऐसे व्यक्तियों में अपने सौंदर्य के प्रति रुचि होती है और इस प्रकार के व्यक्तियों का लगाव कला, संगीत, नृत्य आदि प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के जो 6 व्यक्तित्व हैं वो स्प्रेंगर ने सामाजिक आधार पर बताए हैं। और इस प्रकार एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं युंग। ये इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है इनका। और मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रमुख रूप से युंग के वर्गीकरण को ही पढ़ा जाता है। तो इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से बांटा है। पहला तो है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अपने आप में मगन रहने वाले, अपने विचारों को अपने अंदर तक ही सीमित करने वाले। जबकि बहिर्मुखी जैसे मैंने अभी आपको बोला कि शिक्षक हैं या फिर नेता हैं या फिर ऐसे लोग बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं जो सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही अपना कार्य करते हैं। तो इनके अगर हम दोनों के अंतर को अगर हम देखें तो देखिए ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो आत्मकेंद्रित होते हैं, अर्थात अपने अंदर तक ही विचारों को सीमित करने वाले होते हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व दूसरों पर केंद्रित होते हैं और दूसरों के विचारों को समझने वाले होते हैं, दूसरे के विचारों को ग्रहण करने वाले होते हैं। ये मितभाषी मीन्स कम बोलने वाले होते हैं, जबकि बहिर्मुखी वाचाल होते हैं, अधिक बोलने वाले। ये एकांतवासी होते हैं, अकेले में रहने वाले होते हैं और ये समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मित्र होते हैं और इनके ग्रुप में मित्र होते हैं, इनके अनेक मित्र होते हैं। इसमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है और ये एक सामाजिक प्राणी होते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों में रुचि लेने वाले होते हैं। ये निराशावादी होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जबकि इनमें शर्मीलापन का अभाव पाया जाता है। और ये जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं आशावादी होते हैं, अर्थात कोई भी अगर समस्या आ जाए उस समस्या से डरने वाले नहीं होते हैं और उस समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करते हैं और हमेशा ही पॉजिटिविटी से होते हैं। जबकि इनमें नेगेटिविटी होती है, निराशावादी होती हैं। अंतर्मुखी अब अगला है, ये लेखन प्रदान एवं विचार प्रदान होते हैं। अब देखिए ये अगर इनसे अपने विचारों के बारे में बोला जाए तो ये लिखकर अपने बात को
समझा सकते हैं, जबकि ये अपने बात को भाषण के माध्यम से समझा सकते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। ये आध्यात्मिक एवं साहित्यिक होते हैं। आध्यात्मिक ईश्वरीय सत्ता में ध्यान रखने वाले और साहित्य में अपनी रुचि रखने वाले, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व रुचि समाज राजनीति में इनकी रुचि समाज एवं राजनीति में होती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में ये अध्ययन में विशेष योग्यता रखते हैं, जबकि ये सामान्य होते हैं। इनकी मानसिक शक्ति का विकास विशेष रूप से होता है, जबकि इनका सामान्य रूप से होता है। इनमें मनोवादी का अभाव पाया जाता है। ये मनोवादी होते हैं। मनोवादी मीन्स हंसी मजाक करने वाले। अगर इनसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से हंसी मजाक कर दी तो इन पर सहन करने की शक्ति बहुत कम होती है, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ज़्यादातर हंसी मजाक करते रहते हैं। अब देखिए अगली विशेषता है इनकी समायोजन शक्ति कमज़ोर पाई जाती है। समायोजन मीन्स मैंने अभी बताया कि समाज में अपने आप को समायोजित करने की प्रक्रिया, अर्थात हम कोई भी अगर नए वातावरण में जा रहे हैं, नए समाज में जा रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया है वो इनमें जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं उनमें बहुत कम होती है, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में ये गुण अधिक पाया जाता है। तो उनमें मुख्य रूप से अगर इनको देखा जाए तो राजनेता होते हैं, अध्यापक होते हैं, सभी कलाकार होते हैं, जबकि ऐसे व्यक्तियों में अंतर्मुखी व्यक्तियों में दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, लेखक होते हैं। तीसरा इन्होंने प्रकार बताया था जुंग ने उभयमुखी प्रकार। इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का मिश्रण होता है, और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इनका जो वर्गीकरण है वो मॉर्गन एवं ग्लीलैंड ने किया है। तो ऐसे व्यक्ति मुख्य रूप से भावुक होते हैं, कर्मशील होते हैं, जैसे कलाकार, खिलाड़ी, विचारशील होते हैं। विचारशील का वर्गीकरण थॉर्नडाइक ने कल्पना के आधार पर बताया है, जिनके 3 प्रकार हैं, जिसका पहला है सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक। व्यक्तित्व का ए तथा बी प्रकार का जो वर्गीकरण है वो फ्रीमैन एवं रोजन ने दिया था। सी प्रकार का वर्गीकरण मैरिस ने दिया था। डी प्रकार का वर्गीकरण डोमोलेट अवसादग्रस्त ने दिया था। एच प्रकार का ये ए बी प्रकार का वर्गीकरण है जो फ्रीमैन एवं रोजन ने दिया था। तो इसमें सी प्रकार का मैरिस ने, डी प्रकार का डोमेलेट, एच प्रकार का कीवासा, ये इस प्रकार के व्यक्तित्व कठोर होते हैं, और टी प्रकार का फ्रैंकले, ये जो व्यक्तित्व हैं वो सृजनात्मक व्यक्तित्व होते हैं। तो इस प्रकार से प्रमुख रूप से ये वर्गीकरण है। आज जो हमने इसका अध्ययन किया है, व्यक्तित्व का अर्थ समझा है, इसकी परिभाषाओं के बारे में जाना है, और इसके जो वर्गीकरण है वर्गीकरण के बारे में जाना है। तो इसे आप पुनः दोबारा से सुनिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है समझने में, आप कमेंट के द्वारा बताइए, और उसके बाद इसका कमेंट्स के हम पूरा आपका समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।